हेलो दोस्तों, आओ हम इस वीडियो में पढ़ते हैं फिजिक्स के पहले चैप्टर के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही जरूरी है। अगर आप सभी लोग ये वीडियो देख लिए तो जो पहले चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जैसे अच्छे स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत ध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक, जो कि 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे होते हैं, ये इसी चैप्टर के अंतर्गत आते हैं। तो हम इस वीडियो में जितने भी 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं और 2-3 नंबर के जितने भी क्वेश्चन हैं, इस वीडियो में हम पूरे को अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगर आप सभी लोग ये 20 से 30 मिनट की ये वीडियो देख लिए तो आपके 5 नंबर बोर्ड परीक्षा में कंफर्म हो जाएंगे। तो देखो, सबसे पहला इसी तरह हम हर चैप्टर के 5-5 क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो हम ये पहला चैप्टर क्या है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो होता है, तो इसमें सबसे पहले देखो यहाँ पर विद्युत आवेश क्या होता है। देखो, विद्युत आवेश की परिभाषा कभी एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन दिक्कत ये है कि जैसे हम यहाँ पर जो पहला चैप्टर है तो विद्युत आवेश के ही बारे में पढ़ेंगे। जैसे कूलाम का नियम आएगा तो वो भी आवेश से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो भी क्या है, आवेश से है। तो हमें आवेश को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम ये समझें कि विद्युत आवेश क्या होता है। तो हम ऐसे बता दें कि भैया विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। मतलब विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। मतलब जैसे कि हम कभी देखो दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं, जैसे कि आप सभी लोग केवल से नहीं कि एक पेन को बाद में रगड़ो, जब इसमें रगड़ोगे इसके बाद कुछ समय बाद देखो तो छोटे छोटे कण चिपकने लगते हैं ना, तो ये किसके कारण है, बाल और इस जो पेन थी इसमें घर्षण हुआ था, तो घर्षण के कारण वो गुण आया था, उसी गुण को हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश। मतलब विद्युत आवेश जब किसी दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं, जब किसी दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो वह दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, उसे ही हम विद्युत आवेश कहते हैं। मतलब जब, या आप ये परिभाषा ले सकते हो कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब विद्युत आवेश किसी पदार्थ का एक प्रकार का गुण होता है, जिसके कारण वह किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। मतलब या तो आकर्षित करेगी, आकर्षित का मतलब अपने पास खींचेगी, या तो प्रतिकर्षित करेगी, प्रतिकर्षित का मतलब अपने से दूर भगाएगी। तो इस बात से हमको पता चलता है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। क्योंकि अगर एक ही पदार्थ में दोनों प्रकार के गुण तो पाए नहीं जा सकते हैं, तो एक में आकर्षण होता है तो एक में प्रतिकर्षण होता है। इसीलिए यहाँ पर जो आवेश के प्रकार होते हैं, तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, आवेश 2 प्रकार के। एक हमारा होता है धनात्मक आवेश या धनावेश, धनात्मक आवेश कह दो या धनावेश कह दो, और एक क्या होता है, ऋणावेश या ऋणात्मक आवेश। मतलब आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो भैया आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। तो धनात्मक आवेश का क्या मतलब हुआ, ऋणात्मक आवेश का क्या मतलब हुआ। देखो, जैसे कि हम 2 पदार्थों को जब हम रगड़ते हैं तो वहां एक पदार्थ क्या कट जाता है, एक पदार्थ कटता तो एक पदार्थ नहीं कटता है। जैसे कि हम अगर रगड़ रहे हैं, कांच को रगड़ेंगे रेशम से, या कांच को हम किससे रगड़ रहे हैं, रबड़ से। तो उससे पहले एक बात ये भी समझो कि अगर कोई भी पदार्थ है तो पदार्थ का एक हमारा क्या होता है, परमाणु। हर एक पदार्थ का एक अपना होता है परमाणु। परमाणु के अंदर हमारे क्या होते हैं, नाभिक। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन उनकी बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाया करते हैं। मतलब अगर कोई पदार्थ है तो हर पदार्थ का एक परमाणु होता है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उनकी बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाया करते हैं। ये बात अच्छे से समझनी चाहिए। अब जैसे कि हम जैसे कांच को रगड़ रहे हैं रबड़ से, तो यहाँ कटेगा कौन? रबड़। कटेगा रबड़। तो अब जैसे रबड़ कटेगा तो रबड़ के द्रव्यमान में क्या आएगी? कमी। जैसे कि अगर रबड़ हुआ तो रबड़ जब कटेगा तो रबड़ के द्रव्यमान में क्या आएगी? कमी। तो जैसे कि ये परमाणु हुआ तो द्रव्यमानित हुआ ना, अगर यहाँ इसके द्रव्यमान में कमी आएगी, ये कटेगा तो द्रव्यमान में ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, द्रव्यमान में ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो अगर द्रव्यमान में कमी आई तो इलेक्ट्रॉन में भी कमी आएगी। मतलब जैसे हम दो पदार्थ को रगड़े इनको, तो यहाँ पर रबड़ कटेगा तो कमी, रबड़ के द्रव्यमान में कमी आएगी, जो उसका आकार होगा कुछ कटेगा तो द्रव्यमान में कमी हो जाने का मतलब इलेक्ट्रॉन में कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन में कमी हो गई। तो भैया जब हमको बता कि जब इसको रगड़ते तो रबड़ पर प्लस आ जाता है और कांच पे क्या आ जाता है? माइनस। तो इसका मतलब प्लस आ जाने का मतलब ये हो रहा होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं? कम। इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी। अरे कटेगा तो द्रव्यमान में कमी होगी, द्रव्यमान में कमी होगी तो इलेक्ट्रॉन में कमी होगी। तो इलेक्ट्रॉन में कमी होने का मतलब होता है प्लस। सीधी बात कि अगर विद्युत आवेश क्या है तो विद्युत आवेश मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता को प्रदर्शित करता है। अब ये बताओ, अगर रबड़ का एक जो कण होगा कट के किस पे जाएगा? कांच पे। तो कांच पे क्या जाता है? माइनस। इसका मतलब अगर ये द्रव्यमान इसमें गया तो उसी द्रव्यमान में इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये द्रव्यमान इस पर जाएगा, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? अधिक। इसीलिए तो क्या आ गया इसमें? माइनस। तो इससे पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन अधिक, इलेक्ट्रॉन अधिक। तो इससे हमको एक बात पता चल रही है कि विद्युत आवेश की अगर आप परिभाषा कुछ ना बता पाओ तो ये कह दो कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता को, कमी या अधिकता को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। तो अगर भैया इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई तो उस पर क्या आ जाएगा? प्लस। और अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई तो उस पर क्या जाएगा? माइनस। तो धनात्मक आवेश का मतलब समझ गए। धनात्मक, कोई पूछे धनात्मक आवेश क्या होता है, तो अगर किसी पदार्थ के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है तो इसका मतलब वो धनात्मक आवेश है अर्थात धनावेश है। और अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई है तो हमारा क्या हो जाएगा? ऋणावेश हो जाएगा। तो अब हमको पता चल चुका, तो अब हम इसकी परिभाषा बता सकते हैं कि कोई पूछे धनावेश का मतलब क्या हुआ तो सीधे बता दो, अगर किसी पदार्थ के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है इसका मतलब वो धनात्मक आवेश है अर्थात धनावेश है। धनात्मक आवेश का मतलब वो कैसा है? धनावेश। और अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है तो उस पर क्या जाएगा? ऋणावेश। अब आप कुछ खुद सोचो, जैसे कि अगर हम आपसे पूछे कि अगर कांच को रगड़ें रबड़ से तो रबड़ कटा तो उसके द्रव्यमान में कमी है तो उस पर क्या आएगा? प्लस। कांच पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। जैसे हम रगड़ें कि कांच को हम रगड़ रहे हैं, कांच को रगड़े रेशम से, तो जब हम कांच को रेशम से रगड़ेंगे तो यहाँ कटेगा कौन? कांच। कटेगा कौन? कांच। रेशम नहीं कटेगा, कटेगा कौन? कांच। तो कांच पे क्या आ जाएगा? प्लस। और रेशम पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो प्लस आवेश और माइनस आवेश का मतलब आप सभी लोग समझ गए। इतनी बात समझे रहे हो? तो यहाँ पर हमको पता चलता है कि देखो जो प्लस आवेश होता है तो प्लस आवेश में हमेशा क्या होता है? प्रतिकर्षण। मतलब अगर केवल प्लस आवेश है तो वस्तु को अपने से दूर भगाएगी, अपने से दूर भगाती है। और जब माइनस होता है इसमें क्या जाता है? ये अपने के और खींचते, मतलब इनमें विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होता है और इनमें विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है? बाहर की ओर। अब विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में बताएंगे। आप सभी लोग आवेश का मतलब समझ गए। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। यहाँ पर आवेश का मात्रक भी समझ जाओ। आवेश का मात्रक, आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। वैद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से। हम क्या बताएं? आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आवेश को निकालने के दो फार्मूले होते हैं, एक क्या होता है? क्यू बराबर एन ई, और दूसरा हमारा फार्मूला क्या होता है? क्यू बराबर आई टी। आवेश क्यू क्या है? आवेश। तो एक फार्मूला क्यू बराबर एन ई होता है, एक बराबर क्यू बराबर आई टी होता है। तो इसका एक मात्रक क्या हो गया? कूलाम हो गया। ये अच्छे से आप सभी लोग बात समझ गए होंगे। अगर हमें अन्य मात्रक देखना है, अन्य मात्रक, तो अन्य मात्रक हम इससे भी निकाल सकते हैं। अन्य मात्रक देखो, आवेश का मात्रक वही होगा, आवेश का मात्रक वही होगा जो धारा का होगा और समय का होगा। हम जानते हैं धारक मात्रक क्या होता है? एम्पियर, और समय मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो एम्पियर सेकंड भी हम कह सकते हैं। तो विद्युत आवेश के बारे में अच्छे समझ गए। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। इसके साथ साथ में आवेश से और जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये भी पता चल जाए भैया कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है?
क्योंकि इसका काम हम कहाँ देखेंगे, न्यूमेरिकल में। तो जो भैया इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। 19 कूलाम होता है, वो भी किस में होता है, माइनस पे होता है। अगर हम पूछे प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, तो जो प्रोटॉन पे आवेश होता है भैया, तो प्रोटॉन पे इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, लेकिन ये माइनस में होता है, तो यहाँ किस में होता है, प्लस में होता है आवेश। अगर पूछा जाए न्यूट्रॉन पे कितना आवेश होता है, तो न्यूट्रॉन पे आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन जो होता है वो आवेशहीन होता है। ये हमारे सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद इसका न्यूमेरिकल में भी काम लगेगा। एक अल्फा कण है, तो अल्फा कण पे आवेश कितना होता है, तो अल्फा कण पर आवेश प्रोटॉन के आवेश का दोगुना होता है। प्रोटॉन के आवेश का दोगुना। प्रोटॉन पे आवेश कितना है, 1.6, तो 1.6 का गुणा करो 16 दूना 32, एक अंक बाद दशमलव लगा है, तो इतना किस पे आवेश होता है, प्रोटॉन पे आवेश। मात्रा क्या लिख दिए हम, कूलाम लिख दिए। इतनी बात अच्छे से आप सभी लोग समझ गए होंगे, और ये जरूरी है ऑब्जेक्टिव के लिए, साथ साथ में न्यूमेरिकल लगाने के लिए भी इसकी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद 1-2 पॉइंट और भैया, जैसे यहाँ पर देखा गया कि जो सजातीय आवेश होते हैं, सजातीय आवेश, तो सजातीय आवेश में आकर्षण होता है। सजातीय आवेश में आकर्षण होता है, और विजातीय सजातीय आवेश में प्रतिकर्षण होता है, और विजातीय आवेश विजातीय आवेश में आकर्षण होता है। आकर्षण होता है, आकर्षण का मतलब समझ लो पास में खींचना, और प्रतिकर्षण का मतलब दूर भगाना। देखो सजातीय, यहां जरूरी है शब्द सजातीय, सा का मतलब समान जाति। तो ये बताओ आवेश की कितनी जाति होती हैं, तो आवेश की हमारी 2 जाति होती हैं, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। तो अगर एक जाति में कभी आकर्षण भैया नहीं होता है, एक जाति में कभी आकर्षण नहीं होता है, मतलब सजातीय आवेश का आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। मतलब अगर एक आवेश प्लस है, दूसरा भी आवेश प्लस है, तो ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। अगर एक माइनस है, दूसरा भी हमारा क्या है माइनस, तो एक दूसरे को दूर भगाएंगे, आकर्षित नहीं करेंगे। विजातीय का मतलब विभिन्न जाति के, मतलब एक अगर प्लस है, दूसरा क्या है माइनस, तो इसमें हमेशा का पाया जाएगा आकर्षण, मतलब ये एक दूसरे को आपस में खींच लेंगे और एक दूसरे से चिपक जाएंगे। इसी प्रकार हमारे केमिस्ट्री के जितने तत्व यौगिक होते हैं बनते हैं। Na के साथ में क्या लगा होता है, Cl, क्योंकि Na पर प्लस होता है और Cl पे क्या होता है माइनस। तो हमेशा ध्यान रखना कि विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है, मतलब अगर एक माइनस है, दूसरा क्या है प्लस, तो इनमें हमेशा क्या हो जाएगा आकर्षण होगा, और सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। तो ये बात कौन देख रहा था, कूलाम नाम का वैज्ञानिक। कूलाम नाम का वैज्ञानिक के बाद देख रहा था कि अगर हम देख रहे हैं कि एक ही जाति के आवेश ले रहे हैं तो एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं, और अगर अलग अलग जाति के आवेश को ले रहे हैं तो एक दूसरे को पास खींच रहे हैं, तो इससे उसको ये पता चला कि हमको लगता है कि इन 2 आवेशों के बीच कोई बल कार्य करता है, इन 2 आवेशों के बीच कोई बल कार्य करता है। क्योंकि इससे पहले एक न्यूटन आए थे, न्यूटन साहब आए थे, तो न्यूटन ने क्या बताया था, न्यूटन का एक नियम था कि ब्रह्मांड में किन्हीं 2 द्रव्यमानों के बीच लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए न्यूटन का एक नियम आया था। न्यूटन का नियम क्या था, 2 द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या था, m1 × m2/r²। ये क्या m1 क्या है, पहला द्रव्यमान, m2 हमारा क्या हो गया, दूसरा द्रव्यमान। तो वो 2 द्रव्यमानों के बीच लगने वाले आकर्षण बल के बारे में अपना नियम दिए थे। तो यही बात न्यूटन देख रहे थे, इनको लगा कि हमको लगता है कि अगर इसमें आकर्षण होता है तो मतलब अगर कोई पास में खींच रहा तो कोई बल ही तो खींच रहा होगा, अगर दूर भगा रहा तो कोई बल ही तो भगा रहा होगा। तो इससे इनको पता चला कि इनके बीच एक कार्य करता, एक बल कार्य करता है। उस बल को इन्होंने नाम क्या दे दिया, वैद्युत बल। क्योंकि वैद्युत आवेश है इसीलिए उन्होंने नाम उसका क्या दे दिया, वैद्युत बल। ये बताए वैद्युत बल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक आकर्षण बल भी हो सकता है या तो प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पर सबसे जरूरी कोई टॉपिक है तो वहाँ है भैया कूलाम का नियम। और कूलाम का नियम हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कूलाम का नियम बहुत जरूरी है क्योंकि जितने भी डेरिवेशन है वो कूलाम से संबंधित होंगे, आगे जितने भी अगर इनसे न्यूमेरिकल लगा जाएगा वो भी कूलाम के नियम से ही होंगे। कूलाम का नियम क्या था हम अभी बताए
कूलाम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, कूलाम का विद्युत बल संबंधित नियम कहते हैं। तो विद्युत बल संबंधित नियम, तो ये नियम क्या था, इन्होंने बताया कि किन्हीं स्थिर दो आवेशों के बीच, मतलब कोई अगर स्थिर दो आवेश हैं तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती कह दो आप, चाहे समानुपाती, तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कौन बताया था, कूलाम। अगर से पूछा जाए कूलाम ने जो नियम दिया था वो किसकी सहायता से दिए थे, तो इन्होंने ऐठन तुला नियम की सहायता से, ऐठन तुला नियम की सहायता से इस नियम को दिए थे। ठीक, अब इन्होंने यही तो बताया, जो भी हम बता रहे हुए तो देखो, किन्हीं स्थिर दो बिंदु आवेशों के बीच, मतलब कोई स्थिर दो बिंदु आवेश है, मान ले एक आवेश हमारा ये हो गया Q1 और एक दूसरा आवेश क्या हो गया Q2, मतलब दो आवेश है, तो आवेश को क्यों से लिखते हैं, तो पहले आवेश को Q1, दूसरे आवेश को Q2, तथा इनके देखो अगर बल होगा तो बीच की दूरी पर तो निर्भर करता ही है, तथा इनके बीच की दूरी अगर क्या मान लिए है, R मान लिए। तो ये बताया किन्हीं स्थिर दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती आप कह दो और चाहे क्या कह दो, समानुपाती। अगर अनुक्रमानुपाती शब्द तुमको कठिन लग रहा है तो आप समानुपाती भी कह सकते हो, तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब होता है सामने लिखा जाता है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है बटे में लिखा जाता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, लगने वाला बल, तो बल किससे लिखते हैं, F से। तो जो लगने वाला बल है, लगने वाला बल वो दोनों आवेशों के गुणनफल के, तो पहला आवेश कितना है Q2 और दूसरा आवेश क्या है Q1 और दूसरा आवेश क्या है Q2, पहला आवेश Q1 है, दूसरा आवेश क्या है Q2, तो दोनों आवेशों के गुणनफल, गुणनफल का मतलब गुणा, कि क्या हो रहा है, समानुपाती, समानुपाती, तथा उनके बीच के दूरी, उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या होता है, बल है ना, तो ये जो आवेश हुआ दोनों आवेश, मतलब जो बल हुआ दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, तथा इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी हम कितनी मान लें, R। आज जरूरी नहीं R मानो, आप X भी लिख सकते हो, A भी लिख सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, हम कितनी मान लिए R, तो बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। इसे इन्होंने क्या नाम दिया, समीकरण 2। तो अगर इन दोनों को हम एक में लिख दें तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो 1 व 2 से इन्होंने इस प्रकार दिया F Q1 गुणे Q2 बाई R²। तो ये होता है कूलाम का नियम, और ये हमारे बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कूलाम का विद्युत बल संबंधी नियम क्या होता है। तो यही बता देना, किन्हीं स्थिर दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। अगर दोनों प्लस प्लस होंगे तो प्रतिकर्षण होगा, प्लस माइनस होंगे तो आकर्षण। उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हुआ नियम। आगे हम इसको कर लें, जैसे यहाँ पर कभी भी अनुक्रमानुपाती हटता है तो कोई स्थिरांक आता है, तो स्थिरांक क्या आ जाएगा K, तो यहाँ क्या हो जाएगा Q1 गुणे Q2 बाई R²। मतलब जो F हमारा आया था, F यहाँ क्या हुआ था Q1 गुणे Q2 बाई R² था, तो यहाँ अनुक्रमानुपाती हटेगा, कोई स्थिरांक आएगा। अब यहाँ K शोभा नहीं दे रहा था, इसलिए K की जगह हम कितना मान लिए, K की जगह हम नहीं माने, ये कौन सा माना था, वैज्ञानिक लोग माने थे कि K की जगह कितना मान लिए 1/4πε0 Q1 गुणे Q2 बाई R²। तो ये हो गया। यहाँ हम क्या माने हैं, K की जगह कितना रख दिए हैं 1/4πε0 मान रख दिए। यहाँ पर ε0 क्या है, तो ε0 भैया हमारे होते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता 1/4πε0 का मान कितना होता है, तो इसका काम भैया न्यूमेरिकल में लगेगा। 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻⁹,
9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। ये हुआ भैया कूलाम का नियम। इसमें ये क्या क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें हम बता दिए हैं। ठीक, यहाँ कभी कभी हमसे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछता है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, तो हम आपको एप्सिलॉन नॉट का अगर डायरेक्ट मात्रा लिख दें, एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक तो वो होता है कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कहाँ से आया भैया, ये मात्रक बहुत जरूरी है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा मात्रक। देखो ये मात्रक आया इस प्रकार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 गुणे Q2 बाई R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का हमें मान निकालना था, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकाला तो इसको इधर ले आए, तो यहाँ 1/4 पाई Q1 गुणे Q2 बाई F इधर चला जाएगा। आंकिक मान का कोई मात्रक नहीं होता है, पाई का मान 22/7 होता है, आंकिक मान का कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों हुआ, आवेश का मात्रक कूलाम, Q2 भी आवेश मात्रक कूलाम, F क्या है, बल का मात्रक न्यूटन, R क्या है, दूरी का मात्रक मीटर, और यहाँ मीटर का स्क्वायर है, मीटर 2 बार तो मीटर का स्क्वायर, तो कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, ये भी क्वेश्चन हम आप सभी लोग को बता दिए। तो ये कूलाम के नियम से इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जितने हो चुके हैं। ठीक, अब कूलाम का नियम आप अच्छे से समझ लो, कूलाम का नियम क्या होता है। अब यहाँ पर जरूरी है, जो दूसरी थ्योरी जरूरी है वो है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, और इसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वो कहता है अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो जब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तब तक आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं समझ पाएंगे, और जब तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं समझ में आएगी, आप अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखें, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र हमारा क्या हुआ कि जैसे हमारा क्षेत्र पूछा जाए कि हमारा क्षेत्र क्या हुआ, तो हम क्या बताएंगे कि हमारे चारों ओर का वह क्षेत्र, जैसे कि पूछा जाए हमारा क्षेत्र क्या हुआ, तो हमारे चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक हमारी जान पहचान रहे, जैसे हम जिस एरिया में रहते हैं जहाँ तक हमारी जान पहचान रहती है वही तो हमारा क्षेत्र होता है। तो वैसे विद्युत क्षेत्र मानो, विद्युत का मतलब आप समझ लो आवेश, तो ये क्या हो रहा है, आवेश क्षेत्र। आवेश क्षेत्र का मतलब आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक आवेश के प्रभाव का अनुभव किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, आवेश क्षेत्र कहते हैं। मतलब किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके, इसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। मतलब जैसे कोई भी आवेश होगा तो उसका अपना एक क्षेत्र होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि भैया जैसे हमको पता है कि आवेश या तो आकर्षण करता है तो प्रतिकर्षण करता है, तो उसका एक अपना एक दायरा होगा कि जैसे ये तार है, ये तार में करंट बह रही है, तो यहाँ आवेश है ना, तो ये जैसे यहाँ जाओगे तो चिपका लेगा, लेकिन इससे दूर चिपकाएगा, जैसे जैसे दूर जाओगे तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, कम ही तो होगा ना। तो हर आवेश का अपना एक क्षेत्र होता है। जैसे ये प्लस आवेश हुआ तो प्लस के कारण इसका अपना एक एरिया होता है, वैसे माइनस होता है तो इसके कारण भी इसका अपना एक फिक्स एरिया होता है। हमको पता है कि जो प्लस में होता है वो विद्युत क्षेत्र जो होता है वो कहाँ होता है, बाहर। विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है, बाहर की ओर, और जो माइनस होता है इसमें विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है, अंदर की ओर, विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर। मतलब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या है, एक प्रकार का बल ही तो है, एक प्रकार का क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या है, मतलब जहाँ तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके, मतलब जहाँ तक वो खींच सके वही तो हुआ ना। तो विद्युत क्षेत्र आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम क्या समझे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे ज्यादा जरूरी यही चीज है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे लिखते हैं, ई से लिखते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। तो इसके देखो फार्मूले से ही इसका परिभाषा लिखो, ई बराबर क्या होता है, ई बराबर F/Q नॉट।
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब जैसे कोई भी विद्युत क्षेत्र हो तो अपनी उसकी एक तीव्रता होती है, मतलब उसको खींचने की क्षमता होती है, खींचने की क्षमता मतलब एक प्रकार का बल ही तो हुआ, एक प्रकार का बल। तो देखो बट्टे के लिए हमेशा एकांक लगाते हैं, बट्टे के लिए एकांक। यहाँ क्यू नॉट क्या है, ये हमारा क्या होता है, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश क्या होता है, ऐसा आवेश जिसका प्रयोग हम प्रयोग करने के लिए करते हैं उसे हम परीक्षण आवेश कहते हैं। अगर यहाँ प्लस लग जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश। तो देखो यहाँ पर बट्टे के लिए क्या लगाते हैं, एकांक। तो एकांक नीचे क्या लिखा है, एकांक धन परीक्षण आवेश। देखो जैसे किसी बिंदु के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे हम कोई बिंदु है, एक बिंदु मान लिया, आवेश से कुछ दूरी पर एक बिंदु मान रहे हैं, उस पर हम क्या निकालना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस पर स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश, उस पर स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल से नापते हैं, लगने वाले बल से नापते हैं। मतलब अगर हम भैया कह रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं, मतलब अगर एक कोई बिंदु है उस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं, तो उस पर स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल से नापते हैं। मतलब जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये प्लस क्यू आवेश हुआ और इसके कारण हम इस बिंदु पर क्या निकालना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक प्रकार का क्या होता है, वो कितनी तेज खींच रहा है। तो अब ये कितनी तेज खींच रहा है ये तो तभी पता चलेगा ना जब यहाँ पर हम किसी आवेश को रखेंगे और ये आवेश इस पर कितना बल लगा रहा है या ये आवेश को कितनी तेजी से खींच रहा है, वही तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब एक प्रकार का बल ही तो हुआ। तो वही परिभाषा लिखा दें कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश, मतलब इस बिंदु पर अगर हम कोई भी परीक्षण आवेश रख दे तो इस आवेश पर ये कितना बल लगा रहा है, पर लगने वाले बल से नापते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक प्रकार का क्या होता है, बल होता है। तो अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी लिखते हैं, अच्छा समझेंगे। तो अब ई का मात्रक, ई का मात्रक क्या होगा, ई का मात्रक वही होगा जो एफ का होगा और क्यू का होगा। और हम जानते हैं एफ क्या है, बल, और बल का मात्रक न्यूटन, और क्यू क्या हुआ, आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। अगर यहाँ पूछा जाए राशि कैसी है, तो राशि हमारी कैसी होती है, सदिश राशि। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी सदिश राशि है। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है समझेंगे। अभी बार बार बता रहे हैं, प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा कहाँ रहती है, बाहर की ओर, और माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा कहाँ रहती है, अंदर की ओर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यह भी अच्छे से आप सभी लोग समझ गए हैं। तो अब सबसे जरूरी है इसका एक डेरिवेशन भैया, कूलाम करने में से समझेंगे हो। अब यहाँ पर एक डेरिवेशन जरूरी है कि ये कहेगा कि किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, मतलब सूत्र प्राप्त कीजिए। मतलब किसी बिंदु आवेश के कारण, ये एक डेरिवेशन और जरूरी डेरिवेशन है भैया, ठीक। किसी बिंदु आवेश के कारण मतलब अगर कोई एक आवेश है तो हर आवेश का अपना एक विद्युत क्षेत्र होता है। कोई भी आवेश लेंगे उसका अपना एक खुद का विद्युत क्षेत्र होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। तो किसी बिंदु आवेश के कारण, मतलब कोई बिंदु आवेश है उसके कारण किसी भी बिंदु पर, मतलब उस आवेश से कुछ दूरी पर कोई भी बिंदु है, उस पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम बता चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने से पहले हमें विद्युत क्षेत्र अच्छे से समझना चाहिए कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस पर स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल से नापते हैं। तो हम यहाँ अब ये डेरिवेशन कर रहे हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण। तो सबसे पहले अगर किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं तो हम सबसे पहले कोई एक आवेश मानेंगे। तो हम मान लिए कि माना एक
बिंदु आवेश प्लस क्यू है, प्लस क्यू है, जो ए बिंदु पर स्थित है, जो ए बिंदु पर स्थित है। माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है जो ए बिंदु पर स्थित है। इससे आर मीटर की दूरी पर, आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु बी है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मतलब अगर यहाँ किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी थी तो किसी बिंदु आवेश के कारण तो सबसे पहले एक बिंदु आवेश मानेंगे। तो हम मान लें एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है जो ए बिंदु पर स्थित है, ए बिंदु पर स्थित है, और सबसे ज़्यादा जरूरी डेरिवेशन है ए बिंदु पर स्थित है। तो इसके कारण किसी बिंदु कर रहा था तो हम माने कि इससे आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु बी है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। अब देखो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये डिपेंड करेगा कि ये इस पर कितना बल लगा रहा है, कितना बल लगा रहा है। एक प्रकार का बल ही तो होता है, वो इस पर कितना बल लगा रहा है उससे तो हमको पता है बल तभी पता चलेगा जब दो आवेश होंगे। तो यहाँ पर जब तक कोई आएगा नहीं तब तक इस बल का अनुभव होगा, मतलब कितना विद्युत क्षेत्र है, कितना विद्युत क्षेत्र है। तो हम इसके लिए यहाँ पर एक परीक्षण आवेश क्या मान लेंगे, क्यू जीरो। क्या मान लेंगे, क्यू जीरो। अब इसमें अगर आप हिंदी लिखना चाहते हो तो हिंदी लिख सकते हो कि माना कुछ नहीं भैया करना है, माना एक बिंदु आवेश जितना बना है वही करना है। माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है, माना एक बिंदु आवेश या कोई आवेश प्लस क्यू है जो ए बिंदु पर स्थित है, ए बिंदु पर, ए बिंदु पर स्थित है, स्थित है। इससे आर मीटर की दूरी पर, आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है या एक बिंदु बी है। एक बिंदु क्या मान रहे हैं, बी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रही है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो यहाँ पर थ्योरी इसी हिसाब से लिखे हैं कि देखो जैसे कह रहा था बिंदु आवेश, तो हम मान लें कि माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है, प्लस क्यू है। इससे आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु है बी है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। तो अब इस पर ये कितना विद्युत क्षेत्र होगा ये डिपेंड करता है कि ये इस पर कितना बल लगा रहा है। तो इस बल को अनुभव करने के लिए यहाँ पर एक आवेश होना चाहिए, तो उसके लिए एक परीक्षण आवेश क्यू जीरो मान लिए है। तो यहाँ पर लिख सकते हो इसके लिए, इसके लिए अगर लिखना है, इसके लिए बिंदु बी पर एक परीक्षण आवेश क्यू जीरो मान लेते हैं, क्यू जीरो मान लेते हैं। अब इतनी बात अच्छे समझी गए हैं, आप क्यू जीरो मान लेते हैं। अब थ्योरी का इससे मतलब कोई नहीं भैया, थ्योरी अपने हिसाब से बना के लिख देना, ठीक। अब देखो हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना मतलब ई निकालना है। तो ई बराबर क्या होता है, एफ बाई क्यू जीरो। मतलब ई निकालना है तो तुम्हें क्या पता होना चाहिए, एफ पता होना चाहिए, क्यू जीरो। ई निकालना है तो एफ पता होना चाहिए और क्यू जीरो। एफ क्या होता है, बल। तो हम सबसे पहले हम क्या निकाल लें, बल। चूंकि दो आवेश पता है तो हम इनके बीच क्या निकाल सकते हैं, बल निकाल सकते हैं ना। तो अतः हम किसका नियम लगा दे, दो आवेश के बीच बल निकालना, तो किसका नियम लगाएंगे, अतः कूलाम का नियम से, है ना। अतः कूलाम के नियम से, कूलाम का अगर हम नियम लगाएंगे तो अतः कूलाम के नियम से प्लस क्यू व क्यू जीरो के बीच, क्यू जीरो के बीच लगने वाला बल। तो ये बता बल क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला आवेश गुणे दूसरा आवेश, तो पहला आवेश यहाँ कितना है, क्यू। अब प्लस आप लगाओ चाहे न लगाओ, पहला आवेश क्या है, क्यू, और दूसरा आवेश क्या है, क्यू जीरो, तथा इनके बीच की दूरी कितनी है, आर। तो ये कितना हो जाएगा, आर। तो आर का स्क्वायर तो हो जाएगा। देखो यहाँ पर कूलाम का नियम लगाएंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, सबसे पहले एफ निकालना पड़ेगा। तो हम एफ निकालें, तो एफ निकालने के लिए हम कूलाम का नियम लगाएंगे। अतः कूलाम के नियम से प्लस क्यू व क्यू जीरो के बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 गुणे Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। Q1 होता है पहला आवेश, तो पहला आवेश Q था, दूसरा आवेश Q जीरो था बटे आर स्क्वायर। ये लग गया हमारा क्या चीज, ये आया हमारा बल। ये केवल हमारा क्या आ गया है,
बल निकाले हैं, लेकिन हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं, तो चूंकि हम लिख देंगे, चूंकि E बराबर क्या होता है, F बाई क्यू जीरो, E बराबर F बाई क्यू जीरो। तो यहाँ से अगर हम E F का मान रख दें तो F का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों जीरो बटे आर स्क्वायर, क्यों जीरो बटे आर स्क्वायर, और बटे हमारा कितना था, क्यों जीरो। अच्छा, आप अगर यहाँ पर यह आवेश एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कितना है, के है, तो आप यहाँ क्या लगा सकते हो, के भी लगा सकते हो। आपको लगाना हो लगाओ और चाहे ना लगाओ। तो यहाँ के अब ये बताओ, E बराबर F बाई क्यू जीरो होगा, F का मान रख दें, क्यू जीरो का मान रख दें, क्यू जीरो से यहाँ क्यू जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्यू जीरो से क्यू जीरो हमारा हो गया कैंसिल। तो इसको हम यहाँ भी करवा रहे हैं, यहाँ पर अगर हम E दिखाएंगे तो E बराबर हमारा कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ के लगा था तो क्या लगा देंगे, के। यही हो गया हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। और अगर आप ये यहाँ के नहीं लिखना चाहते हो तो के आप नहीं लिख सकते हो। के क्यों नहीं लिख सकते हो, कि यदि आवेश वायु में है, आवेश वायु में है, तो हम जानते हैं वायु में के का मान कितना होता है, 1। तो इतना चाहे आप उतने में कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ के रखना चाहे ना रखना। आप अगर इस पर के रखना तो आप के रख सकते हो, के रखना तो आगे यहाँ के रख कर यहाँ पर, चूंकि ये हम समझ लेंगे कि हम आवेश को कहाँ मान रख के चले हैं, वायु में रख के चले, तो के लिए वायु के लिए के का मान 1 होता है। तो ये फार्मूला हम लगा सकते हैं। मतलब अगर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, किसी भी बिंदु आवेशकार किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। यहाँ क्यों क्या होता है, जो इस आवेशकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं, आर क्या होती है, दूरी, आर क्या होती है, दूरी। तो ये डेरिवेशन भैया बहुत जरूरी है, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसमें एक और बता दें, इसके बाद अभी बताएंगे, लेकिन इसके हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, चूंकि वीडियो भैया काफ़ी हो गई है लंबी। यहाँ विद्युत क्षेत्र एक डेरिवेशन हो गया, कूलाम का नियम हो गया। अब जैसे यहाँ पर हम देखें विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा, विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा, और ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा। तो नाम ही पता चला, तो कुछ के हम नाम भी समझेंगे। विद्युत का मतलब आप ये समझ लो कि विद्युत का मतलब आवेश समझ लो, द्वि का मतलब दो, द्वि का मतलब दो, और ध्रुव का मतलब कोने। आवेश के 2 कोने, तो हमको पता है कि अगर कभी भी आवेश के 2 कोने होंगे तो एक प्लस होगा तो दूसरा क्या होगा, माइनस। तो विद्युत द्विध्रुव क्या है, तो विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश कुछ दूरी पर रखे होते हैं, उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अगर हम किसी एक आवेश तथा दोनों के बीच की दूरी को गुणनफल कर देंगे तो उसे हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश अल्प दूरी पर रखे होते हैं। अल्प दूरी मतलब कुछ दूरी पर रखे होते हैं। अगर इसका तुम्हें फिगर बात, जैसे मान लें एक आवेश हम कितना मान लिए, ये हमारा क्या हो गया, माइनस का क्यों हो गया, तो इधर हम क्या मान लेंगे कि ये हमारा क्या हो गया, प्लस का क्यों। कुछ दूरी पर रख दो, इनके बीच की दूरी हम मान लें कितनी है, 12। कितनी मान के बैठ लिए हम, 12 मान लें। देखो ये विद्युत द्विध्रुव, इसी फिगर समझो कि विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, देखो ये भी क्यों है, ये भी क्यों है, बस यहाँ प्लस और यहाँ क्या है, माइनस है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, कुछ दूरी पर रखे होते उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अगर हम इसमें किसी एक आवेश तथा दोनों के बीच की दूरी को गुणा कर दें तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम किससे लिखते हैं, पी से। तो वही तो लिखा, किसी एक आवेश तथा दोनों के बीच के अल्प दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पूछा जाए विद्युत द्विध्रुव की उदाहरण क्या हो सकते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि NaCl होता है, KCl होता है, NH3 होता है, ये सब क्या होते हैं, विद्युत द्विध्रुव के उदाहरण। देखो विद्युत द्विध्रुव एक प्रकार का निकाय होता है जिसमें एक पर प्लस मतलब एक तरफ प्लस होता है, दूसरी तरफ क्या होता है, माइनस। मतलब 2 बराबर पर विपरीत प्रकार के आवेश कुछ दूरी पर रखे होते हैं, उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे NaCl हुआ तो देखते हो कि Na पर एक भाग पर प्लस, दूसरे भाग पर क्या होता है, माइनस होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। किसी एक आवेश तथा दोनों के बीच की दूरी, मतलब इसमें से कोई एक आवेश लो तथा दोनों के बीच की दूरी का अगर हम गुणनफल कर देंगे तो उसे हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और ये फार्मूला बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसका प्रयोग डेरिवेशन में सबसे ज़्यादा किया जाता है। चाहे आप अच्छी स्थिति में करो तब भी इस फार्मूले का प्रयोग लगता है, अब चाहे आप अच्छी स्थिति करो तब भी इस फार्मूले का प्रयोग लगेगा, और चाहे आप सबसे जरूरी अगर डेरिवेशन है तो एक समान विद्युत क्षेत्र में
स्थित विद्युत ध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक, जो कि अब की बार बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। तो उसको तो हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर सबसे ज़्यादा जरूरी डेरिवेशन है तो वही है जिसको अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर P का मात्रक देखा जाए तो P का मात्रक देखा जाए, विद्युत ध्रुव का मात्रक भी पूछता है, तो विद्युत ध्रुव का मात्रक वही होगा जो Q का होगा और L का होगा। तो Q क्या हुआ, आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम। दो का कोई मात्रक होता नहीं है, L क्या है, दूरी, दूरी का मात्रक क्या हो गया, मीटर, तो ये क्या होगा, कूलाम मीटर। अगर इसकी दिशा पूछी जाए तो इसकी दिशा क्या होती है भैया, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस होते हैं, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होते हैं। तो इतना आप अच्छे से सभी लोग समझ गए होंगे कि विद्युत ध्रुव, तो आप अच्छे से इतना समझ लेना। इसके बाद बाकी इसके 3 डेरिवेशन हुए, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बढ़ाएंगे। और जो कि हम तीसरा डेरिवेशन बताए हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत ध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक, वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।